नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोटा में मंडाना टोल नाके पर आधा दर्जन से अधिक युवकों ने हंगामा कर दिया। युवकों ने महिला टोल कर्मचारी के साथ अभद्रता भी की, गाली गलौज की। अब यह पूरी वारदात जो है वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि महिला कर्मचारी ने फास्टैग से पैसा कटने पर कार सवार युवक से गाड़ी पीछे लेने को कहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। महिला टोल कर्मी ने मंडाना थाने में शिकायत दी है। टोल प्रबंधक ने बताया कि सभी युवक झालावाड़ नंबर की गाड़ी पर सवार थे। युवकों की कार फास्टैग ब्लैक लिस्ट में शो कर रहा था। उसके बाद यह कहासुनी हुई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे युवक दबंगई कर रहे हैं। तो यह सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है और कोटा से यह सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहां पर कुछ दबंगों ने एक महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता की। अलवर जिले से खबर है जहां पर बानसूर में अवैध हथियार के साथ एक निजी कार्यक्रम में फायरिंग करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बानसूर उपखंड क्षेत्र के हरसोरा थाना क्षेत्र के देवसन गांव का बताया जा रहा है। 6 दिन पुराना यह वीडियो है। एक निजी कार्यक्रम में युवक हर्ष फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर्ष फायरिंग की ये तस्वीरें, और तमंचे पर ये सभी डिस्को करते आपको दिख जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि डीएसपी ने पहले तो अनभिज्ञता जाहिर की थी, लेकिन अब डीएसपी की तरफ से यह कहा गया है कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं इसे दिखवाता हूं कि हमारे क्षेत्र का है या नहीं है, और है तो डेफिनेटली एफआईआर दर्ज होगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। कि ये जो सारी समस्याएं हैं ये हमारी यहाँ बानसूर की नहीं और भी जगहों में समस्याएं हैं। हम आम आदमियों से मैं इस बात के लिए अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को जब भी ऐसी कोई सूचना मिलती है, ऐसी कोई घटना मिलती है, तो आप पुलिस को सूचित करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में एक बार फिर बजरी खनन शुरू हो गया है, लेकिन राजसमंद जिले के बामनहेड़ा कस्बे में बजरी खनन को लेकर ग्रामीण विरोध प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। आरोप है कि यहां खनन में नियमों की अनदेखी की जा रही है और स्थानीय लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है। वहीं खनन कंपनी आश्वासन दे रही है कि ऐसा नहीं है। राजसमंद जिले के बामनहेड़ा कस्बे के लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मुद्दा है यहाँ से होकर गुजरने वाली बनास नदी में बजरी खनन का। हाल ही में बजरी खनन पर रोक हटने पर यहाँ काम शुरू हुआ है, लेकिन खनन कंपनी की ओर से भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका स्थानीय मजदूर और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि मशीनों का इस्तेमाल करना नियमों का उल्लंघन है, साथ ही इससे स्थानीय मजदूरों का रोजगार भी छिन रहा है। गांव वालों को चिंता इस बात की भी है कि इन भारी मशीनों से कुछ ही दिनों में नदी का सीना छलनी कर दिया जाएगा, जिससे ग्राउंड लेवल पानी नीचे चला जाएगा और इलाके में पेयजल का संकट खड़ा हो जाएगा। पानी पानी मानकुड़ा में पानी नहीं रही फसे माकटू पानी पिया पानी पीवारू नहीं माली माने हार पांगारो मानो कटे केरा खेता में पीवल में कटू के केरा माने तकलीफ आवी रही है। ये जैसी भी साली रही है या तो 6 महीना में साफ कर दी नदी ने माने या तकलीफ ही रही है। मजदूर लोग का पाने पावड़ियों भरेगा तो कचरा भर काटे टोटल ये गरीब आदमी है। और ये सूर्य साकार ये साधन साली रहा है गाँव रहा, तो ये मजदूर काम करिया तो एक ट्रैक्टर पर 10-10 जना काम करी रहा। 300-400 रुपया रोज ना मिल ही रहा है। तो अबे ये ऊँच जैसे भी कह रही थी, ये तो खत्म कर दी। ये तो ग्रामीणों की चिंता और विरोध का आधार बजरी निकालने की गाइडलाइंस है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक जितनी गहराई तक खुदाई करने की अनुमति होती है, उससे कई गुना गहराई तक खुदाई में इन हैवी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण और नियमों के उल्लंघन की चिंता पर गाँव वालों को जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि रोजगार के मुद्दे पर खनन कंपनी के प्रतिनिधि आश्वासन जरूर दे रहे हैं। नहीं, मजदूरों का पहले की भांति
वैसे विधिवत आज कोई आके मजदूर वहाँ मजदूरी करके ट्रॉली भरता है और उसकी लोडिंग के पैसे तो वो ट्रॉली वाले से दिलवाए जाएंगे, और स्थानीय जो भर रहे हैं वो नियमानुसार रॉयल्टी, जीएसटी और प्रीमियम अदा करके भर के ले जा सकते हैं, और हमारे से जितना होगा लोकल के लिए छूट भी की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस पूरे मामले में स्थानीय नेताओं के रसूख और शह का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि खमनोर पंचायत समिति के उप प्रधान वैभव राज सिंह का कहना है कि वे स्थानीय लोगों के साथ ही हैं। अगर एमआरएस कंपनी के द्वारा ये खनन हो रहा है और लीज शुदा में हो रहा है और सरकार ने, हाई कोर्ट ने, सब ने इसकी इजाज़त दी है, कंपनी अगर नियम कानून से कर रही है तो सही है, और गलत होगा लोकल जहाँ कहेंगे। लोकल के साथ हमेशा वैभव राज खड़ा था और आज भी खड़ा है, और ये राजनीति के अंदर आरोप चलते रहता है। जिन पर आरोप है वो नियमों के मुताबिक काम करने का दावा और रोजगार नहीं छीनने का वादा भी कर रहे हैं, लेकिन इस इलाके में पर्यावरण को बचाए रखना और मजदूरों को काम दिलाने की ग्रामीणों की चिंता अभी भी बनी हुई है, और वो फिलहाल आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अगर मानी जाए तो उस गाइडलाइन के अनुसार 3 मीटर तक ही खनन कंपनी बजरी खनन कर सकेगी। साथ ही खनन कंपनी को नदी के जो क्षेत्र है, जो अनुपयोगी क्षेत्र है जहां से बजरी खनन नहीं होगा, वहां पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण भी करना होगा। ऐसे कई नियम है जिनकी पालना खनन कंपनी को करनी होगी, और ऐसा नहीं होने पर खनन कंपनी की लीज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से रद्द कर सकता है। अलका सनाडी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। प्रतापगढ़ पहुंचे सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर राज्य सरकार पर अलवर की तर्ज पर इस मामले को भी दबाने का आरोप लगाया। दुष्कर्म पीड़िता को मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए सांसद ने अपने एक महीने का वेतन पीड़िता को देने की बात कही। सांसद ने घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सांसद ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अलवर में जिस प्रकार साक्ष्य मिटाए गए हैं, उसी प्रकार यहां भी साक्ष्य मिटाने का कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते बाकी के मामलों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। ऐसी सरकार के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया ना, अन्य किसी सीबीआई से, क्योंकि पुलिस प्रभाव में, और पुलिस प्रभाव में इसलिए है, जो मैंने आपको दरियावत में बयान दिया था कि एसपी खुद कह चुकी एक नहीं अनेक घटनाएं, करीबन 30 घटनाएं, और अब पुलिस आगे नहीं बढ़ रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चौमुख कस्बे पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर के निजी सचिव विजय शर्मा के घर पहुंचकर उनकी माताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मीडिया से बात करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश सरकार अलवर कांड पर शुरू से लीपापोती कर रही है और किसानों के साथ वादाखिलाफी कर रही है। नेता ओम प्रकाश माथुर जी के निजी सचिव हैं विजय शर्मा जी, उनकी माताजी का देहावसान हुआ है। हमारी सामाजिक परंपरा है कि हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार होते हैं, तो उनको शोक संवेदना के लिए आया हूं। देखिए, इस घटना के बारे में सरकार शुरू से ही सच पर पर्दा डाल रही है, और जिस तरीके से घटना का अंजाम दिया गया, उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने इस पर लीपापोती की कोशिश की, सरकार ने भी। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की बात की जाए तो ये लूट खसोट का अड्डा बनता जा रहा है। कोरोना और आपदा अधिनियम की आड़ में यहां बंदरबाट मची है। इस खेल में लेखा अधिकारी के साथ बड़े अधिकारियों की मिलीभगत साफ दिख रही है। महामारी की आड़ में बड़ा घालमेल, 2 करोड़ का टेंडर 18 करोड़ तक पहुंचाया, फायदे के लिए कोरोना का बहाना बनाया। शिक्षा नगरी कोटा में चिकित्सा विभाग आपदा प्रबंधन और कोरोना के नाम पर सरकार को लगा रहा है चूना। एक टेंडर जिसे ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया गया था, जिसको 2 करोड़ में दिया गया था, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते उस टेंडर की कीमत 18 करोड़ कर दी गई। 18 करोड़ तक का काम उसी ठेकेदार से करवा लिया गया। बावजूद इसके एलटी के तहत, जिसमें 2 लाख तक का प्रावधान है, 2 लाख रुपए तक की
आप टेंडर दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद चिकित्सा विभाग जो कोटा का MBS अस्पताल है उसने ये टेंडर 21 लाख का जारी कर दिया। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए PM केयर्स फंड से अभी सभी अस्पतालों को फंड दिए गए थे। कोटा के MBS अस्पताल में भी ऑक्सीजन पाइपलाइन के लिए 1.5 करोड़ का टेंडर जारी किया गया, जिसमें सब कुछ शामिल था, लेकिन समय के साथ छिटपुट काम के नाम पर खर्च राशि बढ़ती गई। सूत्रों की माने तो ये खर्च राशि बढ़ते बढ़ते 18 करोड़ तक पहुंच गई। इतने पर भी पेट नहीं भरा तो ऑक्सीजन प्लांट को मैनफोल्ड रूम से जोड़ने के लिए नियमों को ताक पर रखकर 21 लाख का लोकल टेंडर जारी कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ये काम ऐसी फर्म को दिया गया जिसके पास ऑक्सीजन पाइपलाइन कार्य का अनुभव ही नहीं था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड सहायक लेखा अधिकारी बताया जाता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वो खुद इस ठेके में पार्टनर है। इस मामले पर जब सहायक लेखा अधिकारी सुमित श्रीवास्तव से बात की गई तो उनसे जवाब देते नहीं बना। वैसे तो 2 लाख का जो नियम 16 की बात करें तो, लेकिन 30-3 में अगर कमेटी सिफारिश करती है आपातकालीन टेंडर में मॉक ड्रिल कराना था, उस चक्कर में हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को निवेदन लेके उसको पोर्टल पर डाल। नहीं, मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर कोई LTE का कनेक्शन है अपनी जानकारी के लिए, मतलब LTE का आपको देना है, LTE में नियम 16 जैसे 1 लाख रुपए तक की होती है और 2 लाख रुपए सुमित श्रीवास्तव से जवाब देते नहीं बना, लेकिन अस्पताल अधीक्षक उनका बखूबी बचाव करते दिखे और महामारी का हवाला देने लगे। इतना ही नहीं, कलेक्टर से जांच की बात कहकर अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश की। हाँ, वो जो प्रकरण है जो अभी कल भी किसी मीडिया पे चल रहा था, सोशल मीडिया पे, उसमें क्या है कि ये करीबन 8-9 तारीख का मामला होगा। 3rd वेव को देखते हुए इसमें क्या है कि जो टेंडर की जो शर्तें हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वॉल्व नहीं था कि भाई पाइपलाइन को सपोर्ट देना है, लाइन को ये करना है। तो उसमें टेक्निकल कमेटी से जो हमारे पास रिपोर्ट आई उसको हमने कलेक्टर महोदय से और सचिव महोदय से उसका अप्रूवल लिया, और जहाँ तक मुझे तारीख ध्यान है वो 10 जनवरी का हमने लिया था। उसके बाद ही हमने एक LT लगाई थी। एक तरफ कोरोना ने कई परिवारों के जीने का आसरा छीन लिया है, तो वहीं कई लोग ने इस आपदा को कमाई का अवसर मान लिया है और महामारी की आड़ में अस्पताल को लूट खसोट का अड्डा बना डाला है। लूट के इस खेल का जो मास्टरमाइंड है सुमित श्रीवास्तव, वो है MBS अस्पताल का लेखा अधिकारी। इस लेखा अधिकारी की पहुंच का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तमाम अपने आला अधिकारियों को धृतराष्ट्र बनने पर इसने मजबूर कर दिया है। ना तो इसकी करतूत किसी को दिखाई देती है और ना ही सुनाई। हमने इस पूरे मामले में अस्पताल अधीक्षक से बात की। उन्होंने आश्वासन तो दिया है कार्रवाई का, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि उनकी बिना रजामंदी के आखिर ये टेंडर पास कैसे हो जाते हैं। क्या कोरोना के नाम पर इसी तरह से चलता है लूट खसूट का कारोबार? योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है, वहीं प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं जारी हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड आगामी भर्तियों को पूरा कराने की तैयारी में जुटा है, लेकिन इसे लेकर भी परीक्षार्थियों के 2 गुट बनकर उभरे हैं। एक जो परीक्षाएं कराना चाहते हैं और दूसरे इसके विरोध में भी हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बोर्ड द्वारा अभी परीक्षाएं कराने का निर्णय उचित नहीं है। इसी के साथ परीक्षाओं के लिए जारी किए जा रहे ड्रेस कोड को लेकर भी परीक्षार्थी आपत्ति जताते नजर आए, जिनकी माने तो तेज सर्दी में गर्म कपड़ों पर रोक लगाना किसी भी हाल में उचित नहीं है। कोरोना के मतलब कि जो लक्षण भी है और ये ओमिक्रॉन का जो इफेक्ट है, हाँ संकट है, ओमिक्रॉन का जो वायरस है वो उनके उसमें चपेट में भी है। तो इसलिए क्या है कि हम सिर्फ निवेदन ये करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ये कोरोना का थोड़ा सा अगर डिले होता है तो हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए और इसके बाद एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन करें। एक तरफ सरकार कोरोना को लेकर दिन प्रतिदिन गाइडलाइन जारी कर रही है और दूसरी तरफ वीकेंड के दिन ही परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, जो कि सरासर परीक्षार्थियों के साथ अन्याय है। परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होनी चाहिए। सरकार के पास में इतने संसाधन हैं कि वो निर्धारित दूरी का और कोविड नियमों का पालन करवाते हुए सारी परीक्षाओं को समय पर पूर्ण करवा सके। एग्जाम को देखते हुए सरकार को एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करते हुए कोरोना को मद्देनजर उनको पूरा पालन हो और बेरोजगारों को राहत देते हुए समय पर एग्जाम करवाए जाए।
कोरोना को काबू में करने के लिए प्रदेश में फिर से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। इस बार दूसरे सप्ताह के वीकेंड कर्फ्यू में राजधानी में इसका असर कम ही नजर आया। राजधानी में पिछले वीकेंड में कर्फ्यू की तुलना इस बार काफी चहल पहल देखने को मिली। पुलिस और प्रशासन की ओर से ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई दी। हालांकि बाजार पूरी तरह से बंद रहे, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की छूट दी गई। सांगानेरी गेट से वीकेंड कर्फ्यू का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। कर्फ्यू का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में आज भी कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कर्फ्यू के बाद में जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उन्हें बंद किया गया है। लोगों के ऊपर हालांकि पुलिस की सख्ती उतनी नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट है लोगों का अपनी जरूरत के काम के लिए वो लगातार जारी है। क्योंकि पेशेंटों को यहाँ से ब्लड बैंक भी जाना पड़ता है, घर भी जा रहे हैं, दवाई भी लेने जानी पड़ती है, जो कि यहाँ चौधरी मेडिकल पे नहीं मिल पाती है, तो SMS भी जाना पड़ता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? नगीनों का काम है। आज आपका छुट्टी का दिन है? किस दिन है? लोग कर्फ्यू लग रहा है तो लोग बाग आ रहे जा रहे, बाकी कर्फ्यू है। माहौल थोड़ा शांत है, इसमें माहौल थोड़ा शांत है। तो आज का कर्फ्यू है वीकेंड का, और अमूमन जो पहले ही और दूसरी लहर में कर्फ्यू का असर देखने को मिलता था, हालांकि वैसा कर्फ्यू नहीं है, लेकिन लोगों की जो आवाजाही है वो जारी है और ज़रूरत के कामकाज के लिए ही लोगों को आने जाने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पर चार दीवारी का यह इलाका है। सांगानेरी गेट पर फिलहाल हम मौजूद हैं। यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रदेश भर से आने वाले लोग यहाँ महिला चिकित्सालय अस्पताल पहुँचते हैं, यहाँ इलाज के लिए, ज़रूरत के लिए, इमरजेंसी केसेस के लिए। तो यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा सामान्य इलाकों के मुकाबले ज़्यादा भी होता है। ऐसे में जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका माहौल जारी है, और ये जो हालात हैं, ये जो नज़ारे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीकेंड कर्फ्यू पर लोगों को जो है रोका गया है। हालांकि पुलिस की सख्ती यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन फिर भी लोग एहतियात बरत रहे हैं। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। प्रदेश में दूसरा वीकेंड कर्फ्यू है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानों को बंद रखा गया है, सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खुली हैं। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है, और भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर के जो बाजार हैं वो भी बंद नज़र आ रहे हैं। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, और बाजार जो है वो पूरी तरह बंद नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग जो है वो घूम रहे हैं, उनके खिलाफ जो पुलिस है वो चालान कर रही है। चालान के अलावा जो है कई लोगों को जो है यहाँ पर क्वारंटाइन भी किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस जो है वो वीकेंड कर्फ्यू की पालना पूरी तरह से करा रही है। और आज दूसरा जो है वीकेंड कर्फ्यू है। इसमें जो है पहले वीकेंड कर्फ्यू के दौरान देखा गया था कि जो लोग बेवजह घूमते हुए नजर आए थे उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी, और आज भी वही देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस टीम की जो है वो गश्त कर रही है, और बाजार में होकर के जो है लगातार जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं कि लोग बेवजह घर से ना निकलें और वीकेंड कर्फ्यू की जो है पालना करें। लेकिन फिर भी जो लोग हैं, लोगों की आवाजाही बाजार में नज़र आ रही है। खुद जो थाना प्रभारी हैं वो गाड़ियों से जो है चेकिंग पर निकले हुए हैं और लगातार जो गश्त प्रक्रिया है उसको अंजाम दे रहे हैं। और कहा जा सकता है कि पुलिस जो है वीकेंड कर्फ्यू की बखूबी पालना करा रही है और लोगों को समझा भी रही है कि कहा जा सकता है कि लगातार जो वीकेंड कर्फ्यू है उसके दौरान जो आवश्यक बस सामान की जो दुकानें हैं वो ही यहाँ पर खुली हुई नज़र आ रही हैं। मेडिकल हो, दूध की डेयरी हो, सब्जी की दुकान हो, ऐसी जो ज़रूरी सामान की दुकानें हैं वो ही सिर्फ खुली हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहा जा सकता है कि वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से नज़र आ रही है, और वीकेंड कर्फ्यू की भरतपुर में पूरी तरह से जो पालना है वो कराई जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।